हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इजी एग्जाम सीरीज में। आज के वीडियो में हम आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड आपका जो पार्ट है, क्या जो आपके सेकंड सेमेस्टर में एलएलबी के और बीए एलएलबी के सेकंड सेमेस्टर में पूछा जाता है। यह दोनों का एक सब्जेक्ट है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस वीडियो की बात की जाए तो यह वीडियो जो है उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और जो बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो है पेपर देते हैं या फिर जो है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए जो लॉ के रिगार्डिंग होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। आज की वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशनल आपका जो वीडियो है इसमें आपको जो है एक महत्वपूर्ण वाद करवाने वाले हैं। महत्वपूर्ण वाद आप लोग जानते हैं कि आपके जो है उसमें जो है सिलेबस में दिया गया है कि महत्वपूर्ण वाद जो है आपके सिलेबस में पूछा जाएगा सेकेंड सेमेस्टर में। यह एक काफ़ी ज़्यादा अहम रोल अदा करने वाला है महत्वपूर्ण वाद। तो इस पर हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो कुछ महत्वपूर्ण बात जो हम आपको बताने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेंगे। तो पहला आपका जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण वाद है ये ए.के. गोपालन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास का हुआ था। यह जो 1950 में हुआ था आपका। ठीक है, इस मामले में क्या हुआ, संविधान में मूल अधिकारों को समाप्त करने का एक कारण है कि विधानमंडल में बहुमत प्राप्त होने पर सरकार इन अधिकारों को अतिक्रमण नहीं कर सकता। मीन्स यहाँ पे क्या है, मूल अधिकारों के बारे में बात की गई है। तो मूल अधिकारों का एक रीज़न दिया गया कि अगर जो किसी भी सरकार की पूर्ण बहुमत होगा तब भी जो है आपके जो है मूल अधिकारों का निरस्त नहीं किया जा सकता। जैसे अगर जो अभी के मामले में देखा जाए तो आपका जो है केंद्र में बीजेपी की जो है पूर्ण बहुमत है, पूर्ण बहुमत से सरकार है। तो अगर जो बीजेपी ये केस नहीं आता तो वहाँ पर यह हो सकता था कि जो है बीजेपी जो है यहाँ पे अधिकारों को समाप्त करने की बात करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ इस केस के बाद। ठीक है, और इस केस को जो है काफ़ी ज़्यादा अहम जो है महत्वपूर्ण रोल दिया गया क्योंकि यह केस यह डायरेक्टली दर्शाता है कि आप जो है संविधान के मूल अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकते। अगला आपका जो है यहाँ पे केस है दूसरा, एम नागराज बनाम भारत संघ। यह केस आपका 2007 में हुआ। इस मामले में क्या हुआ, उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकारों के महत्व के विषय में यह कहा कि मूल अधिकार नागरिकों को राज्य द्वारा दान नहीं है, उनका अस्तित्व है और उन्हें संरक्षण प्रदान करना है। किसी संविधान के बिना भी व्यक्ति को मूल अधिकार प्राप्त है। देखो यहाँ पर क्या चीज़ हुआ, एम नागराज बनाम भारत संघ। मीन्स एक जो व्यक्ति एम नागराज थे और उनका जो है सीधे जो केस हुआ वो भारत संघ मतलब जो है आपका केंद्र सरकार के साथ केस हुआ सन 2007 में। तो इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मूल अधिकार जो है किसी सरकार के द्वारा जो है दी गई जो है धरोहर नहीं है, किसी सरकार की दी गई धरोहर नहीं है। ठीक है, उनका अस्तित्व है और उन्हें संरक्षण भी प्रदान किया जाएगा, चाहे संविधान के किसी बिना, चाहे संविधान आपका हो या ना हो, कहीं पर भी अगर जो मूल अधिकारों की बात की जाए तो अगर जो वहाँ पे संविधान नहीं है तब भी जो है व्यक्ति के मूल अधिकार को देना चाहिए, ये यहाँ पे बात की गई थी। अगला आपका जो यहाँ पे पॉइंट दूसरा है, अगला केस आपका यहाँ पे दुखोराम बनाम ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एसोसिएशन का है। ठीक है, इनमें क्या हुआ, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1961 के अंतर्गत सुजीत कोऑपरेटिव सोसाइटी को अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य माना। यहाँ पे जो राज्य की परिभाषा डिफरेंस मतलब राज्य की कैसा मतलब कोई चीज़ राज्य में आ सकती है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया था। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत इसको सुजीत कोऑपरेटिव सोसाइटी को राज्य माना गया। ठीक है, 1961 में। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट है। अगला आपका जो केस है वह है परमात्मा शरण बनाम मुख्य न्यायाधीश ने। राजस्थान उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य स्वीकार किया। ठीक है, अगला आपका पॉइंट एम.सी. मेहता, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका केस होने वाला है। एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ 1987 नामक वाद में यह प्रश्न था कि क्या प्राइवेट कंपनियां निगम अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य हैं, और न्यायालय ने इस प्रश्न को स्पष्ट उत्तर नहीं दिया, परंतु प्राइवेट कंपनियां तथा प्राइवेट निगमों को राज्य की प्राइवेट निगमों को जो है वहाँ पे प्राइवेट निगमों को जो है राज्य बनाने के जो है अंतर्गत माना गया था। ठीक है, अगला आपका पॉइंट डॉक्टर अक्षय टिक्कू बनाम श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे ये वाद हुआ कि माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को राज्य नहीं माना गया। मतलब वहाँ पे
माता वैष्णो देवी को है, यह जो है बोला गया कि यह प्राइवेट, जैसे अभी पिछले विवाद में हुआ कि प्राइवेट कंपनियों को राज्य माना जाएगा, लेकिन यहाँ पे माता वैष्णो देवी को जो है यहाँ पर राज्य नहीं माना गया, राज्य नहीं माना गया। लेकिन इसका विरुद्ध संस्कृत रिट याचिका को संधारण योग्य ठहराया गया था। अगला आपका पॉइंट, भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश। यह आपका जो पूछा जाता है कि भीखाजी का जो केस हुआ था वह किससे जो है रिलेटेड है, वह किस राज्य के से हुआ था। तो भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में एक संविधान पूर्व अधिनियम राज्य को मोटर व्यापार को अधिग्रहित करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला आपका केस, मुंबई राज्य बनाम बलसारा। 1957 में यह केस हुआ था। नामक वाद में मुंबई राज्य ने बॉम्बे मादक द्रव्य निषेध अधिनियम अधिनियमित किया गया था। यहाँ पे अभी आपको क्वेश्चन बन सकता है कि किस केस के बाद बॉम्बे मादक द्रव्य निषेध अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। तो आप जो है आंसर में मुंबई राज्य बनाम बलसारा 1957 आंसर कर सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ, जिसके द्वारा राज्य में मादक द्रव्यों के खरीदने तथा रखने पर निषेध किया गया। जैसे बिहार में जो है मादक पदार्थ, जैसे दारू की बात की जाए तो वहाँ पे नहीं बिकती है, ऐसे बहुत से राज्य हैं। अगर जो राज्य चाहे तो वहाँ पे जो है मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक और खरीदने पर रोक दोनों लगा सकता है। लेकिन कोई भी राज्य जो है इतना बड़ा फैसला बहुत ही कम लेते हैं, क्योंकि जो है सबसे ज़्यादा अगर जो टैक्स की बात की जाए तो मादक पदार्थों से ही राज्यों को प्राप्त होता है। अगला आपका केस, चिरंजीवी लाल बनाम भारत संघ 1951 ये जो लिखा होता है ये सन दिया होता है कि आपका केस कब हुआ। नामक वाद में सोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी के प्रबंधकों ने मेल को बंद करने का निर्णय लिया। संसद ने एक अधिनियम पारित कर केंद्र सरकार को कंपनी के प्रबंध संपत्ति को अपने नियंत्रण में लेने का अधिकार दिया। यह इतना इम्पोर्टेंट केस नहीं है। अगर आपका पॉइंट, अजीत बादशाह बनाम भारत संघ 1964 नामक वाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1975 की संवैधानिकता को इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह अधिनियम सिर्फ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पर लागू होगा, अन्य यूनिवर्सिटी पर नहीं लागू होगा। ये चीज़ आपका इम्पॉर्टेंट केस हो सकता है। अगला आपका पॉइंट, स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम एसोसिएटेड मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल एंड सेकेंडरी स्कूल 2014 में केस हुआ। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि वह एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा था कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। तो वहाँ पर आपके केस जो है 4 केस होंगे, वहाँ पर आप ये टिक कर सकते हैं। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 नामक वाद में पूर्व विधिक प्रक्रिया को अर्थ संकुचित था तथा उसके विधायिका द्वारा निर्धारित प्रक्रिया किसी भी प्रकार की हो सकती है, ये सब बोला गया था। किसने बोला? कोर्ट ने बोला था। परंतु प्रस्तुत वाद में उच्चतम न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया को अमेरिकन संविधान की उचित प्रक्रिया के समान स्तर पर ला दिया और कहा कि यदि विधायिका द्वारा निर्धारित प्रक्रिया में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का समावेश नहीं होगा तो यह प्रक्रिया असंवैधानिक होगी। अब जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन बन सकता है कि नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत अगर जो नहीं होगा तो वह प्रक्रिया कैसी होगी, संवैधानिक, असंवैधानिक या फिर कैसी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन बनने के ऐसे चांसेस होते हैं। अगला आपको क्वेश्चन, D.N. पटनायक बनाम आंध्र प्रदेश 1970 में यह केस हुआ था। इसमें जो है उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 में प्रदत्त प्राण एवं देह स्वतंत्रता के अधिकार किसी व्यक्ति के विरुद्ध होने पर समाप्त नहीं हो जाते हैं। मीन्स अगर जो ये 2 व्यक्ति हैं, एक ये दोनों विरुद्ध हैं, ठीक है, तो दोनों के अधिकार सेम रहेंगे, किसी के विरुद्ध होने पर अधिकार समाप्त नहीं हो जाएंगे। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अपना पूर्ण निर्णय दिया था कि यह भी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मरने का अधिकार यहाँ पे शामिल नहीं। भारत में आपको जो है इच्छा मृत्यु की जो है चीज़ें आपको उपलब्ध नहीं कराई गई, क्योंकि आप जो है भारत में जो है आप इच्छा मृत्यु नहीं ले सकते। अगर जो आपको इच्छा मृत्यु लेनी है तो आपको राष्ट्रपति से आदेश लेना होगा। लेकिन वहीं पर अगर जो दूसरी जगह आपका स्विट्जरलैंड की बात की जाए तो स्विट्जरलैंड में इच्छा मृत्यु की वहाँ पे जो है पूर्णतः छूट है, वहाँ पे इच्छा मृत्यु को जो कानूनी मान्यता हुई है। ठीक है,
तो इच्छा मृत्यु जो है देखा जाए तो स्विट्जरलैंड में आप कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आपको जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन मरने का अधिकार शामिल नहीं है। यहाँ पर यह चीज़ ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य में बताया गया था। अगला आपका केस जगमोहन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के विचार में किया गया। न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय लिया कि मृत्यु दंड से अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन नहीं होता, क्योंकि मृत्यु दंड और आजीवन कारावास में चुनाव करते समय न्यायालय विधि द्वारा विहित दंड प्रक्रिया की संहिता 304 के अनुसार कार्य करता है। यहाँ पर आपका क्या होगा, देखो आपको बोला गया है कि आपके जो है मौलिक अधिकार जो है वो समाप्त नहीं होंगे। मौलिक अधिकार आपके क्या है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 आप जानते हैं। आर्टिकल 21 जो है आपका जीवन जीने का अधिकार है, आर्टिकल 19 आपका जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। तो यहाँ पर अगर जो जीवन जीने का अधिकार है उसको जो है कोई आपको मारना चाह रहा है या फिर आपको जो है आजीवन कारावास करना चाह रहा है, तो वहाँ पर देखा जाए तो आपका आर्टिकल 21 जो है आपका प्रभावी हो रहा है, वहाँ पर समाप्त होने की बात हो रही। लेकिन यहाँ पर विहित दंड जो आपकी आईपीसी धारा 354 का धारा 3 है, उसके अनुसार यहाँ पर अगर जो दोनों का जो मैच कराया जाए तो यहाँ पे भारतीय दंड संहिता जो आपकी धारा 354(3) होगा वो आपका यहाँ पे ज़्यादा ऊंचे स्तर पर होगा। तो यहाँ पर बोला गया कि जो है यहाँ पे धारा के अनुसार आपको दंड मिलेगा, इससे आपके जो है आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं होता। ये चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई थी जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के विचार में। अगला आपका केस AK गोपालन वाला केस है ये। इसमें कुछ चीज़ें और हुई थी। AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1960 नामक वाद में उच्चतम न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि लोकतांत्रिक संविधान में निवारक निरोध जैसा प्रावधान नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, परंतु समाज विरोधी तथा विनाशकारी तत्वों द्वारा जो नवजात गणतंत्र के हित को खतरे में डाल सकते हैं, किए जाने वाले स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोकने का उद्देश्य में रखा गया। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। अगला आपका पॉइंट हो जाएगा नंदलाल बनाम पंजाब राज्य। इसमें क्या हुआ, इसमें जो है 1981 में एक केस हुआ था। उच्चतम न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि व्यक्ति के विरुद्ध विधिक सहायता का कोई अधिकार नहीं होता है, परंतु यदि परिषद चाहे तो अनुमति दे सकता है। अगला आपका केस बालचंद चौरसिया बनाम भारत संघ 1978 नामक केस में सरकार ने याची के अभ्यावेदन पर विचार किया, बिना उसके निरोध आदेश को अनुमोदित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने यह कहा क्योंकि सरकार द्वारा प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया गया था जिसके लिए सरकार प्रतिबद्ध थी, अतः निरोध आदेश असंवैधानिक माना गया था। अगला आपका केस हो जाएगा SP गुप्ता बनाम भारत संघ 1982 में यह वाद हुआ था। वाद में निर्धारित हुआ कि संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय को अधिकारिता मूल संविधान का मूल ढांचा है। न्यायालय की अधिकारिता मीन्स अधिकार जो है, न्यायालय जो आपके मौलिक अधिकार हैं, तो मौलिक अधिकार पे जो है न्यायालय आप जानते हैं इसका जो है गार्जियन होता है। तो जो न्यायालय होगा उच्चतम न्यायालय, यह जो गार्जियनीपन अपना करेगा, जो अपना पिता वाला रोल निभाएगा, या केवल जो है मूल अधिकार के मूल ढांचे पर ही यह अपना पिता वाला रोल निभा सकता है, उसके अन्य ढांचों पर नहीं। अगला आपका जो केस हुआ था वह शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ हुआ था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका केस है। इसमें वह 1951 में यह केस हुआ था। नामक वाद में संविधान के प्रथम संविधान संशोधन 1957 की संवैधानिकता को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता को यह तर्क था कि संविधान के भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करता है, अतः संवैधानिक है क्योंकि ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 13(2) में वर्जित है। यहाँ पे जो संविधान एक जो आपका जो है प्रथम संविधान संशोधन हुआ उसमें कुछ चीज़ें हुई, तो जो इन्होंने शंकरी प्रसाद थे तो इन्होंने केस दायर कर दिया कि आपका जो संविधान एक में संशोधन हुआ वह जो है मौलिक अधिकारों के द्वारा जो है कुछ चीज़ों का जो है वहाँ पे हनन करता है। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर जो है कोर्ट ने बताया कि यह बिल्कुल संवैधानिकता है, अनुच्छेद 13(2) के तहत इसको जो है वह वर्जित है, जो वहाँ पे संशोधन हुआ। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे क्या निकल के आ रहे हैं, अब हम आपसे जो है थोड़ा बात करने वाले हैं। जैसे आपको देखते हैं कि आपका एग्जाम जो है MCQ बेस ही होगा, MCQ बेस्ड आपका एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन होंगे। आपको जो यूनिवर्सिटी शायद 75 क्वेश्चन करवाए, आपको करना होगा। ये जो 75 क्वेश्चन है
इन 75 क्वेश्चन की तैयारी जो है प्रिपेयर आप कैसे कर सकते हैं। प्रिपेयर करने के लिए आपके लिए 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो माइंड सेट होना चाहिए कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे ऐसे करने हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपका जो है, आप क्वेश्चन को कैसे जो है मिनिमाइज कर सकते हैं, मीन्स आपके ऑप्शन मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन मिनिमाइज करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चनों की, और प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास क्वेश्चन सीरीज होनी चाहिए, क्वेश्चंस होने चाहिए। आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे ये हम आपको अब बताने वाले हैं। आपको जो है यहाँ पे जो नंबर दिया जा रहा है, आप यहाँ से जो है क्वेश्चन की पीडीएफ ले सकते हैं। तो आपकी जो है पीडीएफ लेने का मतलब, यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन की पीडीएफ के लिए पूरी ऑल टू ऑल डिटेल बता दी जाएगी, आपको कैसे क्वेश्चन पीडीएफ मिल जाएगी। इस क्वेश्चन पीडीएफ में आपकी जो है 1900 लगभग एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन 300 लगभग आपके वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। वन लाइनर आप समझते हैं, जैसे आपका बात की जाए तो 42वां संविधान संशोधन में क्या बताया गया है, ठीक है। मोरारजी देसाई के काल में जो है कौन सा संशोधन किया गया है, आपका जो है अगर जो अमेंडमेंट होता है तो उसके के लिए जो है कौन सी धारा का चेंजिंग होना जरूरी है, या फिर ऐसे जो है काफी ज्यादा जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। या फिर आपकी धारा की बात की जाए तो धारा 143 में आपका क्या बताया गया है, और आपका अगर जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की बात की जाए तो वहां पे जो कोर्ट के लिए जो है क्या जरूरी होता है। तो मतलब जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के आपको 300 वन लाइनर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर जो आपको 1900 और ये 300 कुल मिला के 2200 प्लस क्वेश्चन जो है पीडीएफ में, अगर जो इसकी आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आपको जो है इस नंबर पे 545536 पे जो है व्हाट्सएप मैसेज करके आप जो पीडीएफ की डिटेल ले सकते हैं। ये क्वेश्चन और पीडीएफ आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा ये आपका एग्जाम इजी बना सकते हैं, क्योंकि 75 क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि यहाँ से जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, और 75 क्वेश्चन आपके जो है अच्छे से मैनेज हो जाएंगे। अगर जो आप यहाँ पीडीएफ से पढ़ते हैं आपका कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अगर जो आप चाहना तो यहाँ से आप पीडीएफ पे के लिए डिटेल ले सकते हैं, ठीक। आप जो है कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, यह भी आपके सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके सिलेबस में दिया भी गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ देखते हैं क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो फर्स्ट आपका संविधान संशोधन जो है, यह आपका जो है 9वीं सूची इसमें जोड़ी गई थी। फर्स्ट संविधान संशोधन में 9वीं सूची जोड़ी गई थी। 9वीं सूची आप वह सूची होती है जिसके अंतर्गत अगर जो कोई विषय डाल दिया जाता है तो उस पर जो है कोर्ट में आप नहीं जा सकते, तो ऐसी चीज़ें उसको 9वीं सूची में जोड़ा गया। मान लीजिए सरकार चाह रही कि ऐसी कोई भी चीज़ हो जिस पे कोई भी जो है कोर्ट ना जा सके, तो उस विषय को जो है 9वीं सूची में डाल दिया जाता है। आपका दूसरा पॉइंट है यहाँ पे 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। इसके अनुसार क्या हुआ, इसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठित किया गया था। 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ। इसमें क्या हुआ, इसके द्वारा पुर्तगालियों को अधिनियमता से मुक्ति हुई और दादरा नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया, मीन्स इंडिया में शामिल कर लिया गया। पहले यहाँ पे दादरा नगर हवेली और पर इस पर पुर्तगालियों का कब्जा था। अगर आपका पॉइंट है 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ। इसमें जो 8वें अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। अगला पॉइंट 24वां संविधान संशोधन 1971 में जो हुआ है, इसके द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है। यहाँ पर ये चीज़ें बताएगी कि संविधान के किसी भी भाग में आप संशोधन कर सकते हैं, ऐसा 24वां संविधान संशोधन में बताया गया था। 42वां संविधान संशोधन आपका जो हुआ, इसमें कई चीज़ें हुई, तो उसको हम बताते हैं आपका। सबसे पहले क्या हुआ, यह संविधान संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था। यह अभी तक यह सबसे बड़ा संविधान संशोधन था। सबसे ज़्यादा जो है संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन में हुआ था। इसमें क्या हुआ, इस संविधान संशोधन में लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। लघु संविधान संशोधन किसे कहा जाता है, 42वां संविधान संशोधन को। इस संविधान संशोधन में 59 प्रावधान थे।
संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष समाजवादी अखंडता शब्द को जोड़ा गया। यह आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पंथ निरपेक्ष समाजवादी और अखंडता शब्द को कब जोड़ा गया था। अगला पॉइंट यहाँ पे जो हो जाएगा, मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। ठीक है, शिक्षा, वन और वन्य जीव राज्य सूची के विषयों को समवर्ती सूची में डाला गया। समवर्ती सूची वो होती हैं जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का बराबर हक होता है दोनों पे, मीन्स दोनों के विषयों पे चर्चा होती है। लोकसभा और विधानसभा सभा के जो है कार्यकाल को बढ़ाकर 5 से 6 वर्ष किया गया। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया। पहले बाध्य नहीं था राष्ट्रपति, लेकिन इसके बाद बाध्य कर दिया गया। अगले में क्या हुआ, संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था। यह जो है 42वां संविधान संशोधन में हुआ। अगले आपका पॉइंट है 44वां संविधान संशोधन। ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन हुआ था। इसमें क्या हुआ, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार जब यह बनाया गया तो इसको आर्टिकल 301 के काम में रख दिया गया। लोकसभा और विधानसभा को कार्यकाल पुनः घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रीय आपात की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विरोध के कारण की जा सकती। राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिमंडल की सहायता को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। पहले क्या था, पहले 42वां संविधान संशोधन में मंत्रिमंडल जो है आदेश पारित करता, जो भी आदेश देता वह राष्ट्रपति को करना पड़ता। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें यह हुआ कि राष्ट्रपति एक बार फिर से जो वापस कर सकता है पुनर्विचार करने के लिए, लेकिन दूसरी बार जो है सलाह मानना ही पड़ेगा राष्ट्रपति को, ऐसा बाध्यकारी हुआ। अगला आपका पॉइंट है 42वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ। इसके द्वारा 10वीं अनुसूची में दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर देश में पंचायती राज स्थापना का प्रावधान किया गया। और 86वां संविधान संशोधन जो आपका जो 12 दिसंबर 2002 में हुआ था, 12 दिसंबर 2002। ठीक है, कहीं या दिसंबर 12 में हुआ था तो कहीं कहीं पे जो सन 2003 भी लिखा गया है। ठीक है, तो इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया। प्राथमिक शिक्षा आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें हो गई। आपकी 2 चीज़ें क्या हो गई, आपका जो वाद हो गया कि आपके कौन कौन से वाद इंपॉर्टेंट है, और संविधान संशोधन हो गया। आज की वीडियो में दोस्तों इतने ही चीज़ें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। अगर जो आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर जो आपको PDF की आवश्यकता है, ठीक है, तो आप जो है व्हाट्सएप नंबर पे जो है डिटेल ले सकते हैं। ठीक है,